नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिचा, आप देख रहे हैं परचम। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। 4 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर पूरा क्लास आज फोकस्ड रहने वाला है। बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस एंड ओबिचुरीज या डेथ्स, जितने भी एमिनेंट पर्सन रहे हैं। अब ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों कैटेगरीज से हम आज का पूरा सेशन डिस्कस करेंगे। याद करने का ही सब कुछ है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हालांकि डेप्थ में जाकर के आजकल क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो इसलिए जो भी कैटेगरीज हैं इनसे रिलेटेड थोड़ी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हम टच बेस करेंगे, बट निमोनिक टेक्निक या मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते चलेंगे। हिंट्स मैं आपको देती चलूंगी ताकि सब कुछ पढ़ते पढ़ते याद हो जाए जितना भी पॉसिबल हो। ओके, और आज जो आप पढ़ रहे हो ये मंथली करंट अफेयर का 1 पार्ट है, राइट। इस तरह से हम 5 पार्ट्स लेकर के आते हैं जिसमें पूरे महीने के करंट अफेयर को हम कवर करते हैं और उसका एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाया जाता है। .in याद रखिएगा, ओके। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है या पीडीएफ बैंक है, 2023 सीए सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक जो आपने परचम ऐप से ले रखा होगा, तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली एडेड मिल जाएंगी चीजें, राइट। हम स्टार्ट करें बुक्स एंड ऑथर्स कैटेगरी से। उससे पहले जल्दी से इंफॉर्मेशन, अब आपके डिमांड पे ईयर बुक की हार्ड कॉपी अवेलेबल हो चुकी है। इसकी प्री बुकिंग चालू है और वो आप parchamstore.in पे जाकर के कर सकते हो। 15 फरवरी से इसकी हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपके घर तक पहुंचाना, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप हार्ड कॉपी ना लें तो आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट पे भी जा सकते हो, ये आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हार्ड कॉपी सिर्फ इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, ओके। एंड दिस इज द सब्सक्रिप्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट। हर महीने के पीडीएफ न लेने की बजाय इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। 2023 का सीए सब्सक्रिप्शन आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। ये एडवांस्ड है बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के में इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ, इकोनॉमिक, फाइनेंस, सीए, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाने वाला है, ठीक है जी। तो सारी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आप लोग अलग से पूछते हैं बिकॉज, और हाँ ये ध्यान रखिएगा इस सब्सक्रिप्शन में ईयर बुक एडेड नहीं है, पीडीएफ बैंक में ईयर बुक एडेड नहीं है, ईयर बुक अलग से ही अवेलेबल है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं किक स्टार्ट क्वेश्चन से। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ। अगर आप डेली वीकली फॉलो कर रहे हो चैनल से करंट अफेयर या कहीं से भी कर रहे हो, नॉट जस्ट फ्रॉम परचम, तो ट्राई कीजिए इनको आंसर करने का। इनके आंसर्स अगर आपको नहीं आते, डू नॉट वरी, आज के वीडियो में आपको मिलेंगे और वहां से आप फिर टैली कर सकते हो। और आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, थोड़ा सा आपका एंगेजमेंट होगा तो दिमाग अलर्ट रहेगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा दिमाग में जाने के चांसेस रहते हैं। सो 3 क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। नेम द मेमोयर ऑफ प्रिंस हैरी द ड्यूक ऑफ ससेक्स विच वाज रिलीज्ड रिसेंटली। एक किताब है जो कि ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस जो हैरी हैं उनके मेमोयर के ऊपर है, यानी उनकी पूरी अभी तक की लाइफ के ऊपर मेमोरी बेस्ड बुक है। वो किस नाम से है ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा अभी क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभी जब हम पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर तो आपको कुछ चीज़ें हिंदी में भी मिलेंगी। अदरवाइज पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग अवेलेबल करवाई जाती हैं। हु हैज़ रिप्लेस्ड पंकज कुमार सिंह टू बी द न्यू बीएसएफ चीफ। बीएसएफ चीफ जो है वो नए बन गए हैं और पहले जो पंकज कुमार सिंह थे वो अब दूसरे पोजीशन पे चले गए हैं। तो किसने रिप्लेस किया है पंकज कुमार सिंह को, बीएसएफ के न्यू चीफ कौन बने हैं? Alright, then which state won the World Habitat Award 2023 for its जागा मिशन। तो जागा मिशन जो है उसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 कौन से स्टेट ने जीता है? 3 सवाल हैं, ट्राई कीजिए इनको आंसर करने का। और हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, विच इज बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में पहली जो बुक है शशि थरूर लेटेस्ट बुक अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च। शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है? अंबेडकर अ लाइफ। अब देखो, शशि थरूर एक ऐसे ऑथर हैं जिनको सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, बाय चांस तो गूगल कर लीजिए, वो फेस आपने जरूर से आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो शशि थरूर क्योंकि एक पॉपुलर ऑथर है इसलिए इनके लिए किसी ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है। अंबेडकर जी भी बहुत सभी जानते हैं इनको, तो 2 फेमस लोग हैं इसलिए टेक्निक की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी पिक्चरफुल इन योर हेड, ठीक है। निमोनिक में हम क्या करते हैं, हर चीज को थोड़ा पिक्चर या इमेज क्रिएट कर देते हैं अपने दिमाग में, ताकि पिक्चर्स इजीली याद रहती हैं तो वो आंसर हमें याद हो जाता है, राइट। यहाँ पे दोनों नाम ऑलरेडी पिक्चरफुल हैं। शशि थरूर ने अपनी नई किताब लिखी है अंबेडकर अ लाइफ और इसका लॉन्च हो चुका है। इसी के अलावा शशि थरूर जी की कुछ और पॉपुलर बुक्स देख लीजिए, रायट, व्हाई आई एम अ हिंदू, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम इंडिया, ठीक है। 4 किताबें भी उनकी हैं। चलिए, जहां जरूरत होगी वहीं टेक्निक लगाएंगे, जहां लॉजिक से या पुराने मेमोरी से हमें चीजें रह सकती हैं दिमाग में, उनका इस्तेमाल करते चलेंगे। नेक्स्ट इज
फॉर्मर CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर CJI रंजन गोगोई रिलीज बुक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। जैसे हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, दिस इज चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। अब देखो इसको याद करने के लिए, जो रंजन गोगोई जी हैं वो असम को ही बिलोंग करते हैं, डिब्रूगढ़ के अंदर ही उनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, कौन से सीएम की बात ये कर रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात करें जो कि असम के सीएम हैं। तो असम से ही दोनों का लिंक है, याद रखना बहुत सिंपल हो गया। तो अगर पूछ लिया जाए चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 किताब किसने लिखी, तो पहले तो सोचो किस चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है इसमें? असम के सीएम की हो रही है। कौन है भाई? रंजन गोगोई, CJI असम से रह चुके, असम के थे और CJI रह चुके हैं। आंसर मिल जाएगा आपको। और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हैं। ही इज रंजन गोगोई, ही इज द CM ऑफ असम। और इसके अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं 1 ईयर इन ऑफिस डॉक्टर शर्मा के, उनके बारे में लिखा गया है। ओके, चलो। हिस्टोरियन संजीव सान्याल रिलीज हिज न्यू बुक रेवोल्यूशनरीज। ये सिर्फ मेन टाइटल है। देखो हर किताब में क्या होता है, नॉट हर में, कई किताबों में क्या होता है, एक मेन टाइटल होता है और फिर उसके बाद ना एक सब टाइटल होता है छोटा सा, ठीक है। तो जैसे दाग द फायर है ना, मूवीज में भी होता है सब टाइटलिंग। तो रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। एक स्टोरी थी जिसमें नॉन वायलेंस को बहुत बताया गया, गांधी जी के मूवमेंट के बारे में बहुत बात की गई। और अब ये दूसरी स्टोरी प्रेजेंट की है हिस्टोरियन संजीव सान्याल ने, जिसमें रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात की गई है। ओके, तो पूरी किताब का नाम है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। आप रेवोल्यूशनरीज से भी ध्यान रख सकते हो। संजीव सान्याल, संजीव सान्याल। एक ही साइड के बारे में बात नहीं करो, या एक ही साइड के बारे में बात करो। अभी तक ये प्रोपेगेंडा था, अब दूसरी साइड भी आ रही है। कौन सी? रेवोल्यूशनरी साइड। तो SS संजीव सान्याल, ये थोड़ा सा हिंट है, काम कर जाए तो ले लीजिए, वरना डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हैं। सो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो रहा, स्ट्रगल से रिलेटेड, उसके ऊपर बात की गई है। उसके अलावा संजीव सान्याल जी की और जो किताबें हैं वो देख लीजिए। लैंड ऑफ 7 रिवर्स, द ओशन ऑफ चर्न, इंडिया इन द एज ऑफ आइडियाज, द इंडिया रेनेसा। अब होता क्या है, एक किताब जो लॉन्च हुई है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप स्टैटिक पर्सपेक्टिव से देखो तो उस पर्टिकुलर ऑथर की, अगर वो इंपॉर्टेंट ऑथर है तो कुछ और पॉपुलर इंपॉर्टेंट बुक्स जो रही हैं उनको भी थोड़ा सा देखते चलना चाहिए। राइट, चलिए। अच्छा, आगे बढ़ूं। 6 मंथ्स करंट अफेयर का मैं बता दूं, कई बच्चों के मैसेजेस, मेल्स और मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम 6 मंथ CA जल्दी करवा दीजिएगा, बिकॉज मिड मार्च में एग्जाम है। सो डू नॉट वरी, आई नो आप लोग के मिड मार्च के अंदर CHSL एग्जाम्स हैं, आप अपनी तैयारी करो अच्छे से। 6 मंथ्स करंट अफेयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल बी टैकलिंग इट वेल बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। धोनी रिलीजेस ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, धोनी ने रिलीज की है, यानी जैसे रिलीज या लॉन्च होता है ना, तो किसी ना किसी एमिनेंट पर्सनालिटी को बुला लेते हैं, तो यहाँ पे धोनी थे वो एमिनेंट पर्सनालिटी, इन्होंने रिलीज की है। लेकिन ये जो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है, किसकी है? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार जी की है। और इस ऑटोबायोग्राफी का या किताब का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक? द नेम इज अनजान साक्षी, और उसका एक सब टाइटल है मी एज अ विटनेस, ठीक है। तो किताब का नाम है अनजान साक्षी। लिखी किसने है या किसके ऊपर है, किसने लिखी है? प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार जी ने लिखी है, धोनी ने सिर्फ रिलीज की है। फाइन, चलिए आप कैसे याद रखेंगे? देखो, अब्दुल गफ्फार खान एक हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल फिगर रहे हैं, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, तो उससे कहीं ना कहीं इनका नाम मिलता जुलता है, वो आप कर सकते हो। नहीं तो ऐसे कर लो, कई बार मूवीज में ना गफ्फार भाई डाकू होते हैं या कोई ना कोई ऐसे क्या बोलेंगे हम उसको, नेगेटिव फिगर होते हैं, गुंडे होते हैं। तो गफ्फार भाई ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ बदमाशी कर दी, और आप साक्षी बन गए इस बात के, ठीक है। तो अनजान साक्षी, आप इस तरह से अब्दुल गफ्फार और अनजान साक्षी को रिलेट कर सकते हो। इस बुक से इस पूरी टेक्निक का कोई लेना देना नहीं है, पर चीजें आपको याद रह जाएंगी। एक बार पिक्चर बना लो, अब्दुल गफ्फार भाई ने किसी का मर्डर कर दिया और आप अनजान साक्षी बन गए, आपको पता ही नहीं था मर्डर और आप वहां पहुंच गए, ठीक है। याद रह जाएगा मी एज अ विटनेस। एंड इसके अंदर प्रोफेसर गफ्फार जो हैं उन्होंने उनकी बेसिकली उनकी एजुकेशन सिस्टम और सबसे किस तरह से क्या क्या बदलाव आए उसके ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया रिलीज्ड अ बुक टाइटल ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। अब मनसुख मंडाविया कौन है भाई? हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने रिलीज की है बुक। क्या की है? इन्होंने रिलीज की है बुक ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। इस बुक को लिखने में मनसुख मंडाविया जी का कोई हाथ नहीं है। लिखी किसने है? 2 व्यक्ति हैं, आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर, दे आर दी co-authors of this book. Book is Braving a Viral Storm, India's COVID-19 Vaccine Story. ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो, आशीष चंदोरकर को आप AC कर सकते हो और सूरज
को आप सीधे सीधे सूरज ले लीजिए। तो यूजुअली क्या होता है, कोविड-19 और जो सर्दी जुकाम के सिम्टम्स है ना, शुरुआत में एक जैसे दिखते हैं। और सर्दी जुकाम कई बार किससे हो जाता है, सर्द गर्म। सुना है मम्मी से कभी, बार बार एसी में और बार बार सूरज में मत आया जाया करो, सर्द गर्म हो जाता है, जुकाम हो जाएगा, कोविड-19 भी इस तरह से पकड़ में आ सकता है, लाइक दैट। ओके, तो ये स्टोरी है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। तो ये तो समझ में आ गया कोविड-19 के बारे में, वायरल स्टॉर्म वही था। अब आपको मम्मी क्या सलाह दे रही है, बार बार एसी और सूरज में मत जाओ भाई। तो यही इनके को ऑथर्स हो गए। एसी से हो जाएंगे आशीष चंदोरकर और सूरज सुधी। रिलीज की है मनसुख मंडाविया जी ने, हेल्थ से रिलेटेड है, हो जाएगा। चलो ठीक है। सो हमारी पूरी किस तरह से वैक्सीनेशन में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा, एंड हाउ वी कम्बैटेड इट एज अ नेशन, उन सब के बारे में बात है। अ न्यू बुक, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, रिलीज। एक नई किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। डॉन क्या होता है, जब सूरज उग रहा होता है, नया सवेरा, है ना। नॉलेज सुप्रीमेसी किसने लिखी है, ये लिखी है अश्विन फर्नांडिस जी ने, रिटन बाय अश्विन फर्नांडिस। सो इसके लिए मेरे पास कोई खासा टेक्निक नहीं है, जहां नहीं होगा मैं सीधे सीधे बोल दूंगी, अपने आप रिपीट कर करके थोड़ा सा रट के याद कर लो। उस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है। ओके, जहां टेक्निक लगा सकते हो लगा लो, जहां सीधे याद कर सकते हो कर लो। सारे लर्निंग मेथड्स एक साथ चलने चाहिए, किसी भी एक चीज पे ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए हमारी। अब इसमें चाहो तो अश्विन से आप विन ले सकते हो कि भाई इंडिया की नॉलेज सुप्रीमेसी होगी तो हम दुनिया में विन कर लेंगे, तो विन से थोड़ा बहुत अश्विन का हिंट चाहो तो लगा सकते हो। एंड या फिर वो देखा कई बार गाड़ियों पे लिखा रहता है AF अप्लाइड फॉर, है ना। तो अभी हमने अप्लाई कर रखा है भाई, नॉलेज सुप्रीमेसी आ जाए, हमारा नया डॉन आ जाए, ऐसे करके AF से भी कुछ रिलेशन बना सकते हो। अश्विन फर्नांडिस रिलेट हो जाएंगे। अच्छा, इस बुक को रिलीज किसने किया, लॉन्च किसने किया, धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट, प्रिंस हैरी द ड्यूक ऑफ ससेक्स। ये रही वो किताब जिसके बारे में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया था किक स्टार्ट क्वेश्चंस में। सो प्रिंस हैरी जो कि ड्यूक ऑफ ससेक्स हैं, हैज रिलीज्ड हिज मेमोयर टाइटल्ड स्पेयर। इनकी किताब का क्या नाम है, स्पेयर नाम है। एंड प्रिंस हैरी एंड मेगन जो है इनकी वाइफ, वो लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रही, और ये किताब अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सी में रही है, तो न्यूज़ में बनी रही है, आप में से कईयों को पता भी होगी। द बुक हैज़ बीन रिटन विद द असिस्टेंस ऑफ हुम। तो प्रिंस हैरी ने खुद से किताब नहीं लिखी, ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी सारी मेमोरीज बताई, एंड समबडी एल्स हेल्प्ड हिम राइट इट। तो किसकी मदद से लिखी है, J.R. मोरिंगा। तो थोड़ा टिपिकल सा नाम है, याद रह जाएगा, और पॉपुलर व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना मेमोयर लिखा है, तो चीज़ें ऑलरेडी इजी हो जाती हैं याद करना। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ पॉपुलर है, आपकी देखी हुई है, सुनी हुई है, उसमें आपको ज़बरदस्ती टेक्निक नहीं डालनी है। ओके, तो J.R. मोरिंगर की मदद से लिखी गई। इसमें इन्होंने अपने फादर, अपने ब्रदर, इन सबसे रिलेशनशिप्स के बारे में बातचीत की है। देन हु हैज़ रिटन द बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। किताब का नाम है कोचिंग बियॉन्ड, और उसके बाद में सबटाइटल है माय डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम। किसने लिखी है, सो इंडियन क्रिकेट टीम के काफी लंबे समय तक फील्डिंग कोच रहे R. श्रीधर और उनके साथ में R. कौशिक, इन्होंने मिलकर के किताब लिखी है। R. श्रीधर, अब श्रीधर याद कैसे रखोगे, कोचिंग बियॉन्ड, तो देखो कोचिंग बियॉन्ड क्रिकेट से रिलेटेड है, इतना तो दिमाग में रह जाएगा। अब फील्डिंग, तो फील्डिंग में क्या होता है, बॉल को धरो, बॉल पकड़ो, है ना। तो फील्डिंग कोच ने लिखी है R. श्रीधर, और फिर R. कौशिक, याद रह जाएगा। और इसके अंदर इन्होंने अपनी पूरी जब कोचिंग का दौरान था उसके बारे में बातचीत की, उसके अलावा काफ़ी सारे जो प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स रहे हैं इंडियन टीम में, उनकी पूरी जर्नी के बारे में भी बातचीत हुई है। Then Odisha CM Naveen Patnaik releases the book Hockey and India A Golden Legacy, book by Sports Star on Indian Hockey। कोई एक पर्टिकुलर ऑथर नहीं है, स्पोर्ट्स स्टार ने पूरा कंपाइलेशन किया है बुक का, और बुक का टाइटल है हॉकी एंड इंडिया अ गोल्डन लेगेसी। ओडिशा के CM नवीन पटनायक जी ने क्यों इसको रिलीज किया, थोड़ा सा कोरिलेशन बिठा सकते हो। हॉकी इंटरनेशनल जो हॉकी कप है, हॉकी वर्ल्ड कप, वो ओडिशा के अंदर ही हुआ, तो वहां से आपका सीधा सीधा लिंक यहाँ पे पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको एसोसिएट करना। ठीक है जी, और किस तरह से गेम इंडिया में इसके रूट्स बने और किस तरह से ग्रो किया, इन सब के बारे में बातचीत है। और उसके अलावा इंडिया के जो 8 गोल्ड मेडल्स रहे हैं ओलंपिक्स में, उनके भी इसमें चर्चा की गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज अपॉइंटमेंट्स, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ इनफैक्ट बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी मंथली कंपाइलेशन में पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैटेगरी हो गई है खत्म। ओके, यहाँ तक आई होप सब कुछ याद हो गया होगा। चलिए सेकेंड कैटेगरी की ओर चलिए। अपॉइंटमेंट्स, सबसे पहले जी कमल वर्धन
राव अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी हम शॉर्ट में बोल दें तो CEO ऑफ FSSAI। व्हाट इज FSSAI, ये पहले समझो। सो इट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी खाने पीने की चीजें होती है, पैकेट फूड या कुछ भी, उस पर FSSAI का पहले अप्रूवल आता है और उसी के बाद वो मार्केट में लाई जाती हैं। सो इसके CEO बने हैं जी कमलावर्धन राव या जी कमलवर्धन राव। सो कमला पान मसाला, कमल पसंद या कमला पसंद पान मसाला, अगर आपने सुना हो तो पान मसाला भी खाने की चीज़ है, FSSAI का अप्रूवल उसको भी चाहिए होगा। ऐसे करके हम एसोसिएशन कर सकते हैं जी कमलावर्धन से कमला पान मसाला, FSSAI का अप्रूवल। रिलेशन हो गया, हमें सिर्फ रिलेशन बनाना है। एग्जामिनर सीधा पूछेगा FSSAI के नए CEO कौन बने हैं या जी कमलावर्धन राव किस ऑर्गेनाइजेशन के नए CEO बने हैं। चलिए, अच्छा साथ में ना इधर रुकिएगा, साथ में आपको हमेशा कुछ स्टैटिक्स यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि FSSAI के बारे में यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। वीडियो में हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारी वीडियो अननेसेसरीली लंबी भी हो जाएगी, और ये आप अदरवाइज भी पढ़ सकते हो। मैं इनमें ट्रिक टेक्निक आपको नहीं दूंगी। सो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, बिकॉज स्टैटिक क्वेश्चन कई बार करंट में से निकल के ही पूछे जाते हैं, राइट। तो FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब शुरू हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, दिनेश कुमार शुक्ला, क्या नाम है, दिनेश कुमार शुक्ला अज्यूम्स द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, इन्होंने कार्यभार संभाला है। अब ध्यान रखो, एक छोटी सी हिंट देती हूँ, जब कभी भी आप अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे होते हो ना, उसमें बहुत सारे नाम आएंगे व्यक्तियों के, और कई बार बहुत कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे दिनेश हो गया, दिनेश कुमार शुक्ला, दिनेश। अगर किसी भी दिनेश को जानते हो, हूसोएवर, आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, इधर उधर कहीं भी, तो उस दिनेश को बस इस पोजीशन पे बैठा दो। वो दिनेश तो आपके दिमाग में है ही, इमीडिएटली याद हो जाएगा, आपको किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मेरे को तो कोई दिनेश पता नहीं है, वैसे पता है पर हम कॉमनली नहीं जानते होंगे उनको, तो अभी हम सीधे याद रखेंगे कि दिनेश कुमार शुक्ला अज्यूम्स द चार्ज ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो वो सॉन्ग था ना, भाग भाग डी के बॉस, ठीक है, DK ले लो उसमें से, बस DK के लिए दिनेश कुमार काम कर सकता है। और भाग भाग क्यों, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी है भाई, एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट नहीं करोगे तो एटॉमिक एनर्जी ब्लास्ट होने वाला है, तो भाग भाग DK से दिनेश कुमार शुक्ला ले सकते हो। ओके, छोटा सा हिंट है, और इनको 3 साल के लिए इस पोजिशन के ऊपर बिठाया गया है, बाकी ये स्टैटिक आप देख सकते हो। Ajit Kumar Saxena assumes the charge of chairman cum managing director of MOIL. What is this MOIL? Manganese Ore India Limited. ये एक नवरत्न, नॉट नवरत्न, सॉरी, मिनी रत्न कंपनी है। नवरत्न क्यों निकला मुझसे, सॉरी, इट इज अ मिनी रत्न कंपनी, और मैंगनीज, राइट। अजीत कुमार शुक्ला, अब जहां कहीं भी AKS आता है ना, हम यूजुअली अक्स लेते हैं, अक्स यानी परछाई, शैडो, रिफ्लेक्शन, है ना, हमारा अक्स जो होता है। लेकिन अभी हम आगे भी देखेंगे, एक और जगह आएंगे AKS, जहां हम अजय कुमार श्रीवास्तव जी की बात कर रहे होंगे इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा सा अजीत पे भी ध्यान दीजिएगा, वरना अजीत कुमार सक्सेना को MOIL का चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। MOIL मैंगनीज है ना, मैंगनीज आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैन और ऑयल ऐसा कुछ कर लो, या फिर मैन ले लो, M ऑयल ले लो, है ना, ऑयल भी ले सकते हो, पर OIL से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो यहाँ आपको अपना थोड़ा सा फोकस डालना पड़ेगा कि हम जब तेल देखते हैं ना, मैन जब ऑयल देखता है ना, तो उसमें अपना अक्स दिखता है, बिकॉज चमकदार सरफेस होता है, तो हमें हमारा अक्स दिखता है, अक्स यानी अजित कुमार सक्सेना। ओके, तो ये आप हिंट का चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ये 31 दिसंबर 25 तक, या इनका रिटायरमेंट तक, विच एवर इज अर्लियर, उस तक रहेंगे इस पोजीशन में। MOIL के बारे में ये रहा, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, शेड्यूल 1 में आती है, उसके अलावा आप जो भी कुछ है यहाँ पे देख सकते हैं। Then BSE अपॉइंट सुंदर रमन राममूर्ति एज MD एंड CEO। तो ये न्यूज में पहले भी आए थे, कुछ महीनों पहले जब अनाउंसमेंट किया गया था, नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड। सो सुंदर रमन राममूर्ति जी MD और CEO बन गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के। कैसे याद रखोगे, सिंपल बात है, खुद को इमेजिन करिए आप सेंसेक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर वर्क कर रहे हो, और आपको BSE की स्क्रीन दिख रही है, लिस्टिंग की हुई है ना, और साइड में आपने राम जी की मूर्ति रखी हुई है। देख लो, राम जी की मूर्ति तो पिक्चर फुल है, इमेजिन हो जाती है, तो राम जी की मूर्ति रखी हुई, आप BSE के अंदर काम कर रहे हैं, बस। सो BSE के नए MD और CEO बन गए हैं सुंदर रमन रामामूर्ति। 5 ईयर टर्म है इनकी, 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो पोजीशन थी ये वेकेंट थी काफ़ी टाइम तक। जो लास्ट व्यक्ति थे आशीष कुमार चौहान, उन्होंने
रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो NSE के अंदर चले गए थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यूजुअली आपको ये भी याद रखना होता है, हाँ जब मैं कह रही थी आपसे कि आजकल इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा कि BSE के नए MD CEO कौन बने, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये भी पूछ लिया जाता है, BSE के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए वी गिव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, और इसीलिए वीडियोस थोड़े बड़े होते हैं। आई डू नॉट रिपेंट ऑन इट, आपको भी उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। पूरे महीने में अगर 5 से 6 घंटे सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड अबाउट परचम करंट अफेयर्स। मैं मार्केट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वही बहुत सारी टेस्टिमनीज आपके सामने रख रही हूँ जो स्टूडेंट्स देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ परचम कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है सब पढ़िए। डू नॉट थिंक कि सिर्फ हेडलाइन हम कवर कर लेंगे और काम चल जाएगा। हेडलाइन के बेसिस पे करंट अफेयर अब नहीं निकलेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो यू नीड टू गो थ्रू ऑल दैट विच इज बीइंग शेयर्ड विथ यू। और यहीं पे मैं बता दूं कि आजकल जो हम लोग PDF कंपाइलेशन दे रहे हैं मंथली, उसको और एक लेवल फिल्टर किया है हमने, ताकि नॉट सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी हटा दी जाए, सिर्फ वही आपके सामने आए जैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड बहुत सारा एक इंसान नहीं पढ़ सकता, हर एक चीज़ की एक हद होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो भी डाला जा रहा है, उसमें आपको जो भी दिया जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट मिस एनीथिंग आउट ऑफ इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव जी आ गए। मैंने आपको कहा था एक और अक्स आएंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव, एंड ही इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। अच्छा, यहीं मैं एक और चीज़ बता दूं, आई एम सो सॉरी, मेरा एक और पॉइंट आपको बताना है, फिर हम वापस इस पे आएंगे। हर मंडे 7 PM पायल मैम अलग से इकोनॉमिक और फाइनेंस की करंट अफेयर लेते हैं वीकली मोड में। डू नॉट मिस दैट सेशन, स्पेशली इफ़ यू आर अ बैंकिंग एस्पायरेंट, या फिर आप किसी भी तरह के फिनेंस से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, SSC फॉर ऑल्सो फॉर दैट मैटर, कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये जो पायल मैम का सेशन है बैंकिंग और फिनेंस का, वो आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। वीकली मोड है, महीने की सिर्फ 4 क्लासेस आपको अटेंड करनी है। और अब से हमने वीकली CA सेम डे, दैट इज मंडे 7 AM कर दिया है। फिर पहले वो संडे को आया करता था, अब ये मंडे को आया करता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, सो अजय कुमार श्रीवास्तव ने MD CEO का रोल ले लिया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। कैसे याद रख सकते हो? तो अक्स तो आपको याद रहेगा ही, रिफ्लेक्शन, तो इंडिया का रिफ्लेक्शन, इंडियन ओवरसीज बैंक ऐसा नहीं है कि इंडिया से बाहर है, लेकिन मैं आपको याद ऐसे करवा रही हूँ कि अगर इंडिया को ओवरसीज भी अपना अक्स देखना है, अपना रिफ्लेक्शन देखना है, वहाँ पे हमें अजय होना है, तो हमने अजय कुमार श्रीवास्तव जी को बिठा दिया। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ अजय भी उसमें डाल दीजिए, ताकि आप अजित कुमार सक्सेना और अजय कुमार श्रीवास्तव में कन्फ्यूजन ना क्रिएट करो। 1 जनवरी से इन्होंने पदभार संभाला है, इन्होंने रिप्लेस किया है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी को। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में कुछ स्टार्ट है जो आप देख सकते हो। Then CRPF DG Sujoy Lal Theosin, he has taken additional charge as BSF chief। तो ये लीजिए, आपके एक और सवाल का जवाब मिल जाता है। आपसे पूछा था नए BSF चीफ कौन है, जिन्होंने रिप्लेस किया है पंकज कुमार सिंह जी को, और वो हैं थियोसिन जी। सो सुजॉय लाल थियोसिन ये CRPF के DG हैं ही, and now he is also taking the additional charge of BSF chief. Why? Because पंकज कुमार सिंह जी हमारे डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट होती है, सो उसके डेप्यूटी रोल पे वो चले गए। ओके, सो ये आप ध्यान रखेंगे। सुजॉय लाल थियोसिन जी बहुत टाइम से न्यूज़ में बने हुए हैं, कभी वो SSB के लिए थे, कभी वो तिब्बतन इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स के लिए थे, कभी फिर वो CRPF के डायरेक्टर जनरल के लिए आए, अब वो एडिशनल चार्ज ऑफ BSF चीफ के लिए भी आ गए। तो ये नाम बहुत पॉपुलर सा हो गया है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो याद रह जाने वाले हैं। Election Commission appoints Maithili Thakur as Bihar's state icon, a very beautiful young singer. I follow her. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके भजन पर्टिकुलरली। तो अगेन मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी इनको फॉलो कर रहे होंगे याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो स्पेशल थोड़ा फोकस दे लीजिए। मैथिली ठाकुर, एंड शी हैज़ बीन चोजन एज बिहार्स स्टेट आइकन बाय इलेक्शन कमीशन। और ये खादी ग्रामोद्योग जो है, उन्होंने भी इनको स्टेट आइकन की तरह इन द स्टेट खादी के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर की तरह पिक किया है। तो ये एक और एडिशनल न्यूज़ यहीं पे मैंने दे दी। ओके, हाल ही में इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकेडमी से फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इन द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट, कैप्टन शिव चौहान बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। सो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि सियाचिन में डिप्लॉय की गई हैं किसी ऑपरेशन के तहत,
कौन बन गई हैं? शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। बहुत फ्यू फीमेल्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोस्टिंग्स पे ऑपरेशनली डिप्लॉय किया जाता है, तो ये वन ऑफ देम है, ध्यान रह जाएगा, शिवा चौहान। सियाचिन, शिवा चौहान सियाचिन, स च का दोनों में साउंड आ रहा है, कॉमन सा, छोटा सा हिंट वर्क कर जाएगा। सो सियाचिन ग्लेशियर देख लीजिए, काराकोरम रेंज में पड़ता है एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है वर्ल्ड में। नॉन पोलर यानी जो पोल्स में, ध्रुव पे नहीं आ रहा हो, और फेटचेंको ग्लेशियर तजाकिस्तान के बाद यही सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है, सियाचिन। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, यानी कि किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी का जो भी काउंसिल है उसके ऊपर मुहर लगाते हैं कि हाँ भाई ऑथेंटिक है नहीं है, उसके चेयरमैन बने हैं संयम मेहरा। भाई जेम्स और ज्वेलरी देख के किसका संयम खो जाता है? अधिकतर बेचारी महिलाएं बदनाम है कि उनका संयम खो जाता है, बदनाम क्या है, कुछ है भी, है ना। सो जेम्स एंड ज्वेलरी देख करके संयम मत खोइए, बिकॉज संयम मेहरा जी को ही अब इस पोजीशन पे बिठा दिया। संयम यानी कंट्रोल, है ना, सेल्फ कंट्रोल को संयम कहा जाता है, तो उससे आप कर सकते हो। नहीं तो किसी के सैया जी ने जेम्स और ज्वेलरी गिफ्ट की है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 साल के लिए इस पोजीशन पे ये आए हैं। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? जब तक कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता उस दौरान, पहले वाले जो व्यक्ति थे वो चले गए हैं, दूसरे जब तक लाए जाएं तो उस दौरान कौन इस पोजीशन को संभालेगा, उसको एक्टिंग पोजीशन कही जाती है। सो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एक्टिंग सीएम बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। कैसे याद रखेंगे? पहले देखिए, गुवाहाटी, गुवाहाटी में आता है गौ, गौ यानी गाय, गौ माता, है ना। और गौ माता को कोटि का जानवर माना जाता है। कोटि यानी उच्च कोटि, यानी हायर रैंक्स का, तभी तो उनके प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के ऊपर बातचीत चलती रहती है, राइट। सो गौ बहुत कोटि की मानी जाती हैं, उच्च कोटि की। ऐसे आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर लीजिए। आई लव ऑल एनिमल्स फॉर दैट मैटर, चूहा भी बहुत पसंद है मुझे। सो एनीवेज, चलो आ जाओ वापस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एन कोटेश्वर सिंह जी को एक्टिंग सीएम बनाया है, जो कि जनवरी 12 से इफेक्ट में आएगा। एंड बस इतनी सी बात है। चलो यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। लेट मी आस्क, इनसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? ठीक है, सो हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट बिफोर हिम? कौन इस पोजीशन पे थे? चलिए जल्दी बताइए। Who takes charge as the first woman chief secretary of तेलंगाना? तेलंगाना की पहली वुमन चीफ सेक्रेटरी यानी कि महिला मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त की जा रही हैं? शांति कुमारी, शांति कुमारी। सो अब इसको याद करना बहुत सिंपल है कि भाई अगर आपकी चीफ सेक्रेटरी जो है और वो बहुत शांति से काम करें, चेचे पे ना करे कि नहीं मुझे जल्दी घर जाना है, नहीं इतना सारा काम है, अगर आप चाहते हो वो शांति से काम करें, उनको बोलो रोज तेल की मालिश करो सिर में, एकदम शांत रहोगे। ठीक है, तो शांति और तेल, सिर में तेल मालिश करो, दिमाग शांत रहेगा, शांति से काम करोगे, एसोसिएशन कर लीजिए, काम खत्म हो जाने वाला है। कैप्टन सुरभि जखमोला, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट एट BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन असाइनमेंट में, यानी किसी और देश में BRO कोई असाइनमेंट कर रही है और वहां पे तैनात किए जाने वाली पहली वुमेन ऑफिसर कौन बन गई है? कैप्टन सुरभि जखमोला। तो अब देखिए जोखिम तो बहुत होता है ना, आप अपने BRO के लोगों को, ऑफिसर्स को किसी और देश में भेज रहे हो, वहां पे वो काम कर रहे हैं, तो जोखिम बहुत है दूसरे देश में। जोखिम से जखमोला थोड़ा सा एसोसिएट हो सकता है। जोखिम, जखम, जोखिम, जखम भी लग सकते हैं तो जखमोला कर लीजिए, जोखिम है जखमोला हो जाएगा, तो सुरभि जखमोला। और ये कहाँ? भूटान के अंदर प्रोजेक्ट दंतक में इनको डिप्लॉय किया गया है। शी इज एन ऑफिसर इन 117 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, राइट। एंड BRO को पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया गया था 2015 के अंदर। इसी के अलावा देख लीजिएगा, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया था स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी को, जो कि वुमेन फाइटर पायलट हैं। जापान के साथ वीर गार्जन एक्सरसाइज हुई और उसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली वुमेन फाइटर पायलट बन गई थी अवनी चतुर्वेदी। फॉर्मर BSF चीफ पंकज कुमार सिंह, ध्यान है थाउसेंड जी ने जिनको रिप्लेस किया टू बी द एक्टिंग BSF चीफ, तो पंकज कुमार सिंह जी वहां से हटे। Why? Because he is appointed as deputy NSA. Now what is this NSA? This is National Security Advisor. So BSF चीफ जो थे पहले, अब वो डेप्यूटी NSA हो गए हैं और उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। इस तरह से एसोसिएट करके याद करोगे, चीजें याद रह जाएंगी, है ना।
चलिए, और पंकज कुमार सिंह जी को आर्किटेक्ट ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया भी कहा जाता है। और अगर हम डेप्यूटी एनएसए की बात करें तो एनएसए कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवल, अजीत डोवल जी। Who has been appointed as the Director of National Health Authority, NHA, National Health Authority यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज प्रवीण शर्मा। नाउ आई नो प्रवीण शर्मा, ओके, तो मेरे लिए याद करना आसान है, आप किसी न किसी प्रवीण को जानते हो, अच्छी बात है। नहीं तो प्रवीण का मतलब होता है कुशल, किसी चीज को करने में बहुत माहिर। तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हो, हेल्थ अथॉरिटी, तो हेल्थ में तो किसी प्रवीण व्यक्ति को आना चाहिए ना, कोई भी नहीं आ सकता, बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल एरिया। तो ऐसे आप प्रवीण शर्मा को यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। फॉर 5 years इनको अपॉइंट किया गया है। एनएचए एपेक्स बॉडी है जो कि इंडिया के फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम चलती है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और भी अपार्ट फ्रॉम अदर्स। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज ए के सिकरी अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, यानी कि प्रशासक के तौर पे एक्स सुप्रीम कोर्ट जज ए के सिकरी जी को नियुक्त किया गया है। अब देखो, ए के सिकरी एंड शूटिंग वर्ल्ड कप में AK-47 से आप AK सिकरी याद रख सकते हो। शूटिंग है, राइफल आएगी, और AK-47 आपके लिए हिंट हो जाएगा, AK सिकरी एंड शूटिंग। ठीक है, छोटा से हिंट की जरूरत होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, हमें सिर्फ टिक करने होते हैं। ही इज बीन अपॉइंटेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट, ताकि जितने भी फंड्स जो भी दिए गए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख सके। और जो शूटिंग वर्ल्ड कप है ISSF का, वो मार्च के अंदर शेड्यूल्ड है, राइट। चलिए, विक्रम देवदत्त अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। विक्रम देवदत्त को अपॉइंट किया है DGCA के महानिदेशक के रूप में। नाउ व्हाट इज दिस DGCA? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो भी हम प्लेन्स वगैरह से उड़ते हैं ना, सिविल एविएशन, उनके डायरेक्टर जनरल बने हैं विक्रम देवदत्त। ओके, अब कैसे याद रखोगे इसको? इसके लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा कर सकते हो, जो देवी देवताओं के विमान हुआ करते थे, याद है, रावण सीता जी को विमान में ले गया, और पुष्पक विमान है, कौन कौन से विमान थे पहले, तो विमान, देव लोगों के भी विमान होते थे। तो देवदत्त, अगर आप देवदत्त पटनायक जी के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी और कल्चर के बारे में बहुत डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी हैं, तो अगर देवदत्त पटनायक को जानते हो तो वो उनको आप यहाँ पे पिक्चराइज कर सकते हो। नहीं तो देव ले सकते हो, विक्रम देव हैं और उनका विमान है, तो सिविल एविएशन से आप कहीं ना कहीं उनको एसोसिएट कर सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ट्रिक काम की नहीं लग रही, सीधे याद कर लो। 28 फरवरी से ये इस पोजीशन पे आएंगे और ये सक्सीड करेंगे इनकम्बेंट यानी जो थोड़े समय के लिए उस पोजीशन पे थे, अरुण कुमार जी को। ओके, और इससे पहले इनको CMD बनाया गया था एयर इंडिया लिमिटेड का। NMDC साइंस चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन एज ब्रांड एम्बेसडर। NMDC जो कि हैदराबाद बेस्ड एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नवरत्ना कंपनी है, माइनिंग से रिलेटेड है। उन्होंने निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। निखत जरीन तेलंगाना को बिलोंग करती हैं, ये कंपनी हैदराबाद में है, तो कॉमन सा एक लिंक हो जाएगा। और निखत जरीन के बारे में उनके सारे एक्कोलेड्स, उनके सारे अवार्ड्स यहाँ दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज बॉक्सिंग में 5th इंडियन वुमेन थी जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, आफ्टर मैरीकॉम, सरिता देवी, जेनी RL एंड लेखा केसी। एंड उन्होंने जो जो मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, हाल ही के कुछ सालों में वो देख लीजिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस्तांबुल में जीती थी, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वो गोल्ड मेडल लेके आई थी, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 बैंकॉक में जीता था। Then नरेश लालवानी टेक्स चार्ज एज जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवेज। इंडियन रेलवेज का सेंट्रल रेलवेज जो है उसके जनरल मैनेजर बने हैं नरेश लालवानी जी। तो एक थोड़ा हाइपोथेटिकल सा इमेज बना लो कि सेंट्रल रेलवेज से जो भी ट्रेन जुड़ी हुई है ना, वो सब लाल रंग की हैं। लालवानी जी से लाल याद रहेगा, तो नरेश लालवानी जनरल मैनेजर बने हैं सेंट्रल रेलवेज के। उन्होंने रिप्लेस किया है अशोक कुमार मिश्रा को, जो कि एडिशनल चार्ज उनको मिला हुआ था सेंट्रल रेलवेज का, अदरवाइज वो जनरल मैनेजर हैं वेस्टर्न रेलवेज के। ठीक है, तो वेस्टर्न रेलवेज के जनरल मैनेजर अशोक कुमार मिश्रा जी हैं, और अब सेंट्रल रेलवेज के हो गए हैं लालवानी जी, दैट इज नरेश लालवानी। ओके, एंड विद दिस वी आर डन विद अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी विच वॉज अपॉइंटमेंट्स। अब हम बढ़ेंगे तीसरी कैटेगरी की तरफ, विच इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, अभी तक की 2 कैटेगरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। मूविंग ओवर टू अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा अवार्ड है, किसको मिला है,
किस लिए मिला है, और उस अवार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कब इंस्टीट्यूट हुआ, क्या मिलता है इस अवार्ड के अंदर, ठीक है। सो बेसिक दोनों चीज़ों के पता करेंगे हम। RRR, ये मूवी छाई रही काफी सारे अवार्ड से, है ना। RRR विंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू एट 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आप याद रखोगे, और अभी आगे भी हम देखेंगे इनके और भी जो अवार्ड्स थे। बट टू बिगिन विथ, RRR को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी, याद रखिएगा, नाटू नाटू इन 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। अब यहाँ पे ये सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ तो आपको इसके म्यूजिक डायरेक्टर, इसके सिंगर्स, इस मूवी के डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो SS राजमौली की मूवी है ये, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर नाटू नाटू ट्रैक के लिए इनको मिला है। इसी के अलावा ये एक और कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे, बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश, हालांकि उसमें अवार्ड नहीं ले पाए। अब ये जो ट्रैक है ये कंपोज किया म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी ने। डू नॉट टेल मी कि मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही के एग्जाम में देखा गए हैं सवाल, और इसलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाना है ये। ओके, सो MM कीरावनी, एंड इसको गाया है काल भैरव और राहुल सिपलीगंज ने। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड था ये, कौन सा एडिशन था, दिस वाज द 80th गोल्डन ग्लोब। नेक्स्ट, अब गोल्डन ग्लोब में ही बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी फटाफट देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म फेबलमैन्स, बेस्ट एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट तार मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए। CJI चंद्रचूड़, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो करंट चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, कॉन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है चंद्रचूड़ जी को, जो कि हमारे CJI हैं। किसने दिया है ये अवार्ड, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने दिया है। अब हार्वर्ड का और चंद्रचूड़ जी का रिलेशन है, बिकॉज इन्होंने यहीं से अपनी LLM डिग्री ली थी और डॉक्टरेट ली थी जुडिशियल साइंसेस के अंदर हार्वर्ड लॉ स्कूल से। ओके, सो इनको ये काम अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ हिज लाइफ टाइम सर्विस इस प्रोफेशन को लेकर के अपनी कंट्री और दुनिया भर में, और ये इनको ऑनलाइन इवेंट के अंदर दिया गया, और ये 50th CJI हैं जो कि नवंबर 9, 2022 में इन्होंने अपना काम संभाला था। In January 2022, who won the first Dr. पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड। अब ये फर्स्ट अवार्ड है, यानी पहला एडिशन इस अवार्ड का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड का पहला जो एडिशन था उसमें ये अवार्ड किसको मिला, आदर पूनावाला सीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि वैक्सीन्स बनाता है, नॉट सीरोलॉजिकल, सॉरी, सीरम इंस्टीट्यूट। ओके, सो आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, उनको अवार्ड मिला है क्योंकि कोविड के दौरान जो वैक्सीन बनाई उसके चलते। एंड पतंगराव कदम इंडियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, और उन्हीं की याद में अवार्ड स्टार्ट किया गया था। एक एडिशनल फैक्ट, जहां कहीं भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो ध्यान रखिएगा, इस न्यूज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में डाला गया, एक सिंगल पॉइंट है इसलिए न्यू न्यूज नहीं दिया गया। प्रभु चंद्र मिश्रा, क्या नाम है, प्रभु चंद्र मिश्रा, इनको अटल सम्मान दिया गया है साइंस एंड रिसर्च की फील्ड में एक्सेलेंस दिखाने के लिए 27 दिसंबर 2022 को। 25 दिसंबर को अटल जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है, गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, और 27 दिसंबर को प्रभु चंद्र मिश्रा जी को अटल सम्मान दिया गया। चलिए नेक्स्ट, ओडिशा विंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। सो ओडिशा विंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जागा मिशन। ओके, सो अब ये जागा मिशन क्या है, स्लम एरियाज जो होते हैं ना, स्लम इंप्रूवमेंट, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, और लैंड की टाइटलिंग से रिलेटेड ये प्रोग्राम है कि भाई ये जो ज़मीन है किसकी है किसकी नहीं है। सो इससे रिलेटेड ये पूरा जागा मिशन है, और इसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है। ऐसा नहीं है पहली बार इस मिशन को अवार्ड मिला है, ओडिशा के इस मिशन को पहले भी मिल चुके हैं अवार्ड। अभी की हम बात करें तो इसको इस बार ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। अब वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है पहले वो देख लीजिए। एक तो वर्ल्ड हैबिटेट यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्टनर करती है UN हैबिटेट के साथ में, और ये लोग फिर अवार्ड्स देते हैं हर साल इनोवेटिव आउटस्टैंडिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज प्रोजेक्ट्स को अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें से एक इस बार जागा मिशन रहा, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 2019 में भी ये अवार्ड जागा मिशन को पहले मिल चुका है। नेक्स्ट, जागा मिशन के बारे में कुछ डिटेल है, आप यहां देख सकते हो। ओके, चलो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया। ऐसा नहीं है कि जागा मिशन मैम आपने तो कुछ बताया नहीं होता क्या और आप बोल रहे हो पढ़ लो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये स्लम ड्वेलर्स जो होते हैं और उनकी लैंड राइट से रिलेटेड ये पूरा मिशन था। थोड़ा सा बता ही देती हूँ। ओके,
सो ओडिशा लैंड राइट्स टू सम ड्वेलर्स एक्ट 2017 है और उसी के ऊपर बेस्ड 2018 के अंदर इस मिशन को लॉन्च किया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम टाइटलिंग एंड अपग्रेडेशन इनिशिएटिव है। तो स्लम्स में कौन सी ज़मीन किसकी है और उसको पूरा अपग्रेड करने से रिलेटेड ये मिशन है। एंड ओडिशा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो कि स्लम फ्री बनना चाहता है बाय एंड ऑफ 2023। ये एक मिशन लेकर के चल रहे हैं स्लम फ्री। ओके, सो ओडिशा है उसमें भी। देन ओके, सो असम के जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं असम स्टेट के, वो अनाउंस किए गए। डॉक्टर तपन सैकिया उनको असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, असम वैभव। कई जगह आपको वैभव दिखता है, ओरिजिनली वैभव होता है, कई जगह आपको ये वैभव भी दिखेगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? असम वैभव। और वो किसको मिला? डॉक्टर तपन सैकिया को। अब कैसे आप याद रख सकते हो? तपन क्या होती है भाई? मुझे और भी इसके बहुत सारे कनोटेशंस होते होंगे। एक तपन होती है जब आप बहुत ज़्यादा हीट फील करते हो, है ना, जब बहुत गर्मी हो रही होती है तो आप आसमान की तरफ देखते हो, कितनी धूप है यार, ठीक है, तो आपको बहुत तपन फील हो रही है और आप आसमान की तरफ देख रहे हो। आसमान बोले तो आसाम, हिंट एसोसिएट हो जाने वाला है। उसके अलावा असम वैभव के बाद आता है असम सौरभ, फिर आता है असम गौरव। तो ये भी अवार्ड्स हैं, अभी हम देखते हैं। तो असम ने टोटल 21 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको सिविलियन अवार्ड्स अनाउंस किए गए। असम वैभव हमने देख लिया, डॉक्टर तपन सैकिया, और इनको कौन सी फील्ड के लिए मिला है? कैंसर केयर से जुड़े हुए। देन असम सौरभ, ये मिला 5 इंडिविजुअल्स को, सेकेंड हाईएस्ट होता है। देन थर्ड नंबर पे आता है असम गौरव, ये 15 लोगों को मिला। ओके, सो एक व्यक्ति यहाँ आते हैं, 5 इस बार यहाँ आए और 15 यहाँ आए। ये कैटेगरी ध्यान रखिएगा, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव। और 2021 यानी पिछले साल असम वैभव किसको मिला था? रतन टाटा जी को मिला था। ओके, चलो। गवर्नमेंट नेम्स 27 ओवरसीज इंडियंस फॉर 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स। अब ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब ऐसे केसेस में जहां बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, आपको हर एक का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जहां थोड़े से ही लोग होते हैं, 10-12 तक लोग होते हैं, तो वहाँ आप इंडिविजुअल नेम्स पे थोड़ा फोकस कर लीजिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। लेकिन अगर जैसे ये कैटेगरी हम बात कर रहे हैं, भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान की बात कर रहे हैं, NRIs को सम्मान जो दिया गया, 27 ओवरसीज इंडियंस को अवार्ड दिया गया, सबके नाम याद रखोगे? नो, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, डोंट डू दैट। ओके, अगर इस पे क्वेश्चन बन भी जाए तो कोई बात नहीं, आपको ना थोड़ी सिलेक्टिव स्टडी की आदत डालनी चाहिए। आपको इवेल्युएट करना चाहिए कि इतनी मेहनत हो रही है, क्या मैं करूं और मेरा 1 मार्क अभी मुझे पता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, पर इतनी मेहनत करो और मैं शॉर्ट हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे पद्मा अवार्ड्स हो गए, हमें पता है 100% क्वेश्चन आएगा वहाँ से, वहाँ मेहनत करो। ओके, तो आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए कि अच्छा अगर यहाँ से आ भी जाएगा ना, कोई बात नहीं, आई विल लूज माई 1 मार्क, इट इज़ ओके, राइट। सो बी वेरी क्लियर कहाँ आपको कितना इनपुट देना है और कहाँ से आपको मार्क्स चाहिए, बिकॉज इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम और एनर्जी कितनी जा रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल यू आर स्टडिंग। यू कैन नॉट गो फॉर जस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वरना पढ़ने को तो करंट अफेयर इतने हैं कि आप रोज 4-4 घंटे पढ़ो तो भी कम पड़ जाएंगे। और बहुत तमीज से अगर आप पढ़ रहे हो तो डेली 1 घंटे का अपना शेड्यूल बनाओ, 1 घंटे मुझे करंट अफेयर्स को टच करना है, बंद करके रख देना है, बात खत्म। ओके, फिर मंथली आ जाता है तो रिविजन कर लो, 6 मंथली आ जाता है रिविजन कर लो, ईयर बुक ले लिए तो रिविजन कर लो, बात खत्म। यू नीड नॉट गो डीपर इनटू इट, ओके, बियॉन्ड दिस। सो गवर्नमेंट नेम्स 27 ओवरसीज इंडियंस 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए। किसने दिए अवार्ड्स? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने दिए हैं। और इंदौर के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ, 8 से 10 जनवरी के बीच में। NRI डे कब आता है? 9 जनवरी को आता है, ठीक है। और थीम क्या रही इस बार की? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रही डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? हमने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, 100 ईयर्स कंप्लीट करें, उसके बीच के जो 25 साल हैं इनको अमृतकाल कहा गया है। और अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो चीफ गेस्ट कौन रहे भाई इस साल प्रवासी भारतीय दिवस पे? तो प्रेसिडेंट ऑफ गयाना मोहम्मद इरफान अली। सो इरफान खान से आप याद रख सकते हो, इरफान खान जो एक्टर थे, सो उनसे आप मोहम्मद इरफान अली याद रख सकते हो। गॉट इट? चलो। इंडियन पीस कीपर्स ऑनर्ड विद UN मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विस। इंडियन पीस कीपर्स जो है उनको ऑनर किया गया UN मेडल से एग्जेम्पलरी सर्विस के लिए, यानी बहुत ही उत्कृष्ट उन्होंने अनुकरणीय सेवा अपनी दिखाई है। सो UN पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं जो अलग अलग डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर जाती हैं और वहाँ पे शांति कायम रखने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। और इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी फोर्सेस में शामिल है और उन्हीं
1171 पीस कीपर्स को, ये नंबर याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, इतने लोगों को डिप्लॉय किया गया था यूनाइटेड नेशन मिशन में। कहाँ, कौन से कंट्री में, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ सुडान के अंदर, ठीक है। और यहीं पे अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विस से उनको सम्मानित किया गया। अब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अपर नाइल जो है ना, यहाँ पे ये सेरेमनी हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी मेजर जैस्मीन चाथा, इन्होंने लीड किया, या यही बोलेंगे, लीड किया परेड को इंडियन कंटिजेंट की जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। सो इंडियन ऑफिसर्स जो हैं उनको भी अब लाइमलाइट में देखने को आपको मिल रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज यूएन पीस कीपिंग में इंडिया है, और यूएन पीस कीपिंग 1948 से शुरू हुई थी, और उसके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि ऑथराइज करता है कौन कौन से देशों के अंदर, स्पेशली मिडिल ईस्ट है, जैसे कि यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स वहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे। फाइन, चलो। और जो ये कौन से कलर की टोपी पहनते हैं, ब्लू कलर की, कौन, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मोपा एयरपोर्ट भी कहते थे, है ना, उसका नाम चेंज करके मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा किया गया। सो इसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। किस चीज़ में मिला, यानी कब मिला, कौन सी सेरेमनी थी, क्या था, तो एसोचैम की 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड्स थे सिविल एविएशन 2023 से रिलेटेड। ओके, और इसमें जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ है भाई, ये गोवा के अंदर है, उसको ये मिला है। गोवा में 2 ही एयरपोर्ट्स हैं, एक आ जाता है डेबोलिम में और एक आ जाता है ये वाला, ठीक है। 4 दिसंबर 2022 को ही अप्रूव किया गया था कि मोपा का नाम चेंज करके मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ मनोहर पारिकर जी। गॉट इट, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, याद रह जाएगी। आर विष्णु प्रसाद ऑनर्ड मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022। आर विष्णु प्रसाद जी को वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया है। आर विष्णु प्रसाद कैसे याद रखोगे भाई, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, जाओ विष्णु जी की भक्ति करो, उनका रोज प्रसाद खाओ, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। बस एक पिक्चर बना दो, विष्णु जी की पूजा करो, आप साइंटिस्ट बन गए, याद हो जाएगा। आर विष्णु प्रसाद एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड इनको मिला है, और ये इनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड के दौरान दिया गया। विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर इसकी सेरेमनी हुई, और ये अवार्ड किससे मिला है, अनुराग ठाकुर जी से मिला है। नेक्स्ट, डॉक्टर प्रभा आत्रे, नाम कुछ स्ट्राइक किया, पद्मा अवार्ड्स में पिछले साल हमने कहीं पढ़ा था। सो डॉक्टर प्रभा आत्रे अवॉर्डेड पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, और ये इनको महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे जी ने दिया मुंबई के अंदर। एंड ये कौन है डॉक्टर प्रभा आत्रे, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में पर्टिकुलरली मैंने कुछ पीवाईक्यूज देखे थे, उनके अंदर 2 साल से ट्रेंड चल रहा है इनफैक्ट, कि आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अभी हाल ही में जो सीजीएल हुआ उसमें घराना से भी कई क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो घराना बहुत ही जल्दी हम जो हमारा एसएससी कोर्स है उसके अंदर आपके लिए लेकर के आएंगे। सो डॉक्टर प्रभा आत्रे किराना घराना को बिलोंग करती हैं, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, और इनको पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2022 में मिल चुका है भारत सरकार से। ठीक है, चलिए। मिस यूएसए आर बोनी गैब्रियल क्राउन मिस यूनिवर्स 2022। सो मिस यूनिवर्स का खिताब 2022 में कौन सी व्यक्ति ने जीता? सो मिस यूएसए ने जीता, और उनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। तो ऐसे देख लीजिए, इतनी बोनी थी, बोनी यानी बिल्कुल स्केलेटन, पतली दुबली, जीरो फिगर जिसको हम कहते हैं। सो इससे आपको याद रह जाएगा आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, उन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 जीता। ये 71st मिस यूनिवर्स पैजेंट था। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू ऑरलियंस लुजियाना के अंदर। और क्राउन पहनाया किसने? पिछले साल की मिस यूनिवर्स कौन थी? इंडिया से हरना संधू, उन्होंने ये टाइटल क्राउन पहनाया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ ट्रिविया है कि भाई इंडिया से अभी तक टोटल 3 मिस यूनिवर्स हुई हैं। एक तो हरनाज कौर संधू हो गई, उससे पहले जो 2 रही हैं लारा दत्ता 2000 के अंदर, एंड सुष्मिता सेन जो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। देन इस बार की अगर हम बात करें तो दिविता राय इंडियन कंटेस्टेंट थी जो कि टॉप 16 में पहुंची, उसके आगे वो नहीं जा पाई। पहली मिस यूनिवर्स जो रही आज तक की, जब तक भी ये कॉन्टेस्ट था, सो पहला पेजेंट 1952 में हुआ था कैलिफोर्निया में। आर्मी कोसेला फिनलैंड से थी जो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। सो इस तरह से आपको करंट से स्टैटिक तक पहुंचना होता है। गॉट इट? चलो,
राजमौली's फिल्म RRR wins Critics Choice Award in 2 categories. एक हमने देखा था गोल्डन ग्लोब अवार्ड और दूसरा आ जाता है क्रिटिक्स अवार्ड विच इज अगेन अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 2 कैटेगरी में RRR ने अवार्ड जीता है. RRR इज व्हाट? राइज रोर रिवोल्ट. अच्छा, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और विटी एग्जामिनर होगा ना, पूछ सकता है ये भी. बहुत बच्चों वाली चीज़ है. आप बोलोगे मैम कोई मूवी के नाम पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं. मूवी के नाम भी आजकल इंपॉर्टेंट है. एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें देखते हो, उसी से मार्क्स ले लो, नो प्रॉब्लम. सो राइज रोर रिवोल्ट इज द नेम ऑफ RRR, या आप उसको सबटाइटल बोलो, जो भी बोलो. सो एक तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में अवार्ड मिला क्रिटिक्स चॉइस में, और एक बेस्ट सॉन्ग के अंदर मिला है. ठीक है, चलिए. M. Yeoh becomes the first Asian to bag Oscar nomination. Not Oscar, Oscar nomination for Best Actress. So पहली एशियन जिनको ऑस्कर नॉमिनेशन में जाने का मौका मिला इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी, शी इज M. Yeoh. मलेशियन एक्ट्रेस हैं ये, और कौन सी मूवी के लिए? दी एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस. और इन्होंने ऑस्कर में तो नॉमिनेशन लिया, और उसके अलावा गोल्डन ग्लोब के अंदर इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के अंदर अवार्ड जीता. थिरु नादेसन अवार्डेड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023. सो ये उसी के साथ में न्यूज़ आनी चाहिए थी. थोड़ा सा कोई बात नहीं, अलग कर लिया तो वापस एक बार रिकॉल कर लेंगे हम. प्रवासी भारतीय दिवस जो था 9 जनवरी को आता है, और गयाना के जो गयाना से हमारे चीफ गेस्ट इस बार रहे, एंड थिरु नादेसन जी को अवार्ड दिया गया टुवर्ड्स हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी वेलफेयर. ये कहाँ के डायस्पोरा हैं? श्रीलंका. ये श्रीलंका से NRI हैं जो कि आए हैं, इंडियन हैं जो श्रीलंका में बसे हुए हैं, और इन्होंने बिजनेस एंड कल्चरल एक्सचेंजेस इंडिया और श्रीलंका के बीच में किया, और उसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया. थिरु नादेसन, थिरु नादेसन. ओके, इनके लिए कोई हिंट नहीं है, सीधे याद रखेंगे. कहाँ हुआ प्रवासी भारतीय दिवस का जो पूरा कन्वेंशन था या सेलिब्रेशन था? इंदौर के अंदर हुआ, ध्यान रखेंगे. Dr. Sanduk Ruth conferred with Bahrain's ISA Award for Service to Humanity. So, डॉक्टर सैंडुक रुथ जो हैं वो नेपाल को बिलोंग करते हैं. हमारे यहाँ से भी इनको पद्मश्री दिया जा चुका है पहले, और बहरीन का जो ISA अवार्ड है सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है बहरीन के देश का, और इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. हमारे पड़ोसी देश है, हमने पद्मश्री दिया है, तो उनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर सैंडुक रुथ को बहरीन का ISA अवार्ड मिला है ह्यूमैनिटी के लिए. अब मैं आपको बता दूं, नेपाल के ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि आंखों के डॉक्टर हैं, और बहुत सारे शिविर लगा के, कैंप्स लगा के आंखों का इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बहुत NGO फॉर्म के अंदर. एंड व्हाट एल्स, नथिंग एल्स, दिस इज इट. सो नेपालीज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं. टॉप सिविलियन अवार्ड बहरीन का इनको मिला है, जिसका नाम है ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी कैटेगरी के अंदर, और पद्मश्री इनको 2018 में मिला था. उसके अलावा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2007, हाई सिविलियन ऑनर वहाँ का. रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2006 के अंदर. डॉक्टर सैंडुक रुथ. देन इंडियन फिल्म बैग अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर एंड बेस्ट एक्ट्रेस एट 21st DIFF. 21वां संस्करण, 21st संस्करण किसका? DIFF इज व्हाट? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर हमारी 2 फिल्म्स हैं जिन्होंने अवार्ड जीते हैं. एक तो बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर में जीता है अपराजितो मूवी ने, ओके, और दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के अंदर जीता है केतकी नारायण ने. और इन्होंने कौन सी मूवी के लिए? प्रापेडा के लिए जीता है. तो ये 2 हैं, थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखेंगे. सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड 2023, यानी 2023 का सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, जो त्रासदी आपदा आती हैं, आपदा प्रबंधन पुरस्कार. या तो इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है. इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है तो 15 लाख रुपए तक का आई थिंक पुरस्कार राशि होती है, इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होती है. सो इस बार एक तो ये ओडिशा को मिला, ओडिशा के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ठीक है, और दूसरा लुंगले फायर स्टेशन मिजोरम. तो अगर कभी सवाल पूछ ले कि लुंगले फायर स्टेशन जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, जिसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, वो कौन से स्टेट में है? मिजोरम. मोजा लुंगी, लुंगले से लुंगी याद रखो, मोजा तो दोनों कपड़े हैं, साथ में हो जाएंगे. लुंगले फायर स्टेशन मिजोरम. अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है, ये सुभाष चंद्र बोस जी की याद में उन्हीं की मेमोरी के अंदर सेम डे पे दिया जाता है, पराक्रम दिवस के टाइम पे ही इसको कन्फर किया जाता है. ओके, एंड उसके अलावा भी देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन.
So it is announced on birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. 51 lakh है, not 15 lakh. Okay, I was mistaken. 51 lakh का कैश प्राइज होता है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में एंड 5 लाख का कैश प्राइज होता है इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर. अब वापस आ जाओ एक बार. ओडिशा डिजास्टर स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो साइक्लोन्स के ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है काफ़ी सालों से, 1999 से. स्पेशली जो हुडहुड तूफान आया था, फानी आया था, अम्फान आया था या ओडिशा फ्लड्स जो आए थे, उनमें बहुत उत्कृष्ट काम इन्होंने किया था. लुंगले फायर स्टेशन की अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 2021 में बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर्स स्टार्ट हो गई थी और उसको रोकथाम में जो एफर्ट्स दिखाए हैं लुंगले फायर स्टेशन मिजोरम ने, उसके चलते अवार्ड दिया गया. ठीक है जी, चल लें आगे. ऑलराइट. President of India conferred the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 on 11 children on 23rd January. अब ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग डाउट करने लगते हो कि मैम बच्चों से रिलेटेड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, बच्चों से रिलेटेड न्यूज़ एग्जाम में नहीं पूछी जाती. ऐसा नहीं है, कुछ भी डिपेंड करेगा वो न्यूज़ है क्या. जैसे कई बार ये भी होता है कि आप अंडर 19, अब जैसे अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत करके लेके आया, राइट. अब आप क्या ये बोलोगे मैम अंडर 19 का है तो हम तो नहीं पढ़ेंगे, अंडर 19 एग्जाम में नहीं पूछा जाता. नहीं, अब वो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, पहली बार हुआ, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है विमेन कैटेगरी के अंदर, तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे उसको. सिमिलरली जब हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें, ऐसा नहीं है कि बच्चों से रिलेटेड एग्जाम में नहीं आएगा, राइट. राष्ट्रीय लेवल का बाल पुरस्कार है, तो जब भी पढ़ाया जाता है कुछ रैशनल से, कुछ सोच के पढ़ाया जाता है. डू ट्रस्ट एंड डू स्टडी, राइट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फर किए. कितने बच्चों को इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? नंबर 1. सो मिला है 11 बच्चों को. कितने बच्चों को? 11 बच्चों को. कितने बॉयज थे, कितने गर्ल्स थे? तो 6 बॉयज 5 गर्ल्स. कितनी कैटेगरी में बाल पुरस्कार दिया जाता है? 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है. किस एज ग्रुप में दिया जाता है? 5 to 18 ईयर्स के लोगों को दिया जाता है. दिस इज हाउ यू शुड बी नोइंग द फैक्ट्स. अब वो 6 कैटेगरी हैं कौन सी? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी यानी कुछ आपने ताकत का प्रदर्शन किया, कुछ क्या बोलेंगे हम उसको, बहादुरी, इनोवेशन, स्कॉलिस्टिक यानी पढ़ाई लिखाई, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स. इन कैटेगरीज में दिया जाता है और इसमें कैश प्राइज होता है 1 लाख का, उसके साथ में सर्टिफिकेट होता है. ठीक है, बच्चों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां जा रहे हो तो गलती कर रहे हो. चलो नेक्स्ट. अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशा गंजाम डिस्ट्रिक्ट. अस्का क्या है पुलिस स्टेशन का नाम? अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशा गंजाम डिस्ट्रिक्ट बिकेम द कंट्रीज नंबर 1 पुलिस स्टेशन. कंट्री का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसको घोषित किया गया? गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अस्का पुलिस स्टेशन को. अब ये कहाँ से आया भाई नंबर 1? क्यों आया नंबर 1? क्योंकि एनुअल रैंकिंग पुलिस स्टेशंस की गई 2022 ईयर के लिए, और उसके बाद जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने अवार्ड दिए हैं DGSP IGSP कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि हुई है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली के अंदर. सो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर ये अवार्ड्स दिए गए हैं. सो बेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ का निकल के आया है? ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट का अस्का पुलिस स्टेशन. उसके अलावा 2nd 3rd पोजीशन के नेम भी हैं, आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, गंगापुर एंड बनबासा. एंड 165 पैरामीटर्स जो अलग अलग कैटेगरीज के हैं उनके बेसिस पे इन पुलिस स्टेशन को रैंकिंग दी गई थी. वैसे रैंकिंग इंडेक्स में आना चाहिए था, पर अवार्ड्स भी थे तो अवार्ड में डाल दिया. प्रेसिडेंट मुर्मू अप्रूव्स 412 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म फोर्सेस पर्सनल. अब 412 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए प्रधानमंत्री जी द्वारा, प्रेसिडेंट साहिबा द्वारा. नंबर आपको ध्यान रखना है, टोटल कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए, अप्रूव किए गए? 412. इनमें भी टोटल 6 कीर्ति चक्र कितने? 6. ये नंबर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 4 पॉस्थ्यूमस थे, पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत. 15 शौर्य चक्र जिनमें कि 2 पॉस्थ्यूमस थे. अपार्ट फ्रॉम दैट देवर अदर मेडल्स ऑल्सो, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. 25 जनवरी को यानी ईव ऑफ रिपब्लिक डे ये अनाउंस किए गए. 74th रिपब्लिक डे इस बार हमने सेलिब्रेट किया. अब कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इन सब की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 शौर्य चक्र, 6 कीर्ति चक्र. अब ये कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पूरे हायरार्की में कहाँ आते हैं? तो ये अगर आप देखोगे शौर्य चक्र और ये अगर आप देखोगे कीर्ति चक्र, अब ये आते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स. कौन से अवार्ड्स हैं ये? पीस टाइम गैलेंट्री. गैलेंट्री यानी मिल तो बहादुरी के रहे हैं, लेकिन ये युद्ध वाली सिचुएशन नहीं थी जब आपने बहादुरी दिखाई, कोई जंग नहीं छिड़ी हुई थी, लेकिन अदरवाइज भी आपने कॉम्बैट वगैरह किया है. तो सबसे पहले पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड सबसे हाईएस्ट होता है अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र, फिर होता है शौर्य चक्र. अगर आप वॉर टाइम सिचुएशन की बात करो, हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र. सो कीर्ति चक्र इज इंडिया 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर अशोका चक्र, और शौर्य चक्र 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है. ये तीनों पीस टाइम के हैं.
ओके। और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ने तटरक्षक मेडल भी अनाउंस किया, और तटरक्षक किनको दिया जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड्स को दिया जाता है। ठीक है जी, चलो। कीर्ति चक्र के अवॉर्डीज कौन हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आप चाहें तो इनको गो थ्रू जरूर एक बार कर सकते हैं। ये 4 पॉस्थ्यूमस कैटेगरीज हो गए। उसके अलावा मेजर शुभांग हो गए डोगरा रेजिमेंट से इंडियन आर्मी के, नायक जितेंद्र सिंह हो गए राजपूत रेजिमेंट से इंडियन आर्मी के। ये 2 हैं जिनको कीर्ति चक्र मिला। और बाकी 4 पॉस्थ्यूमस कैटेगरीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल रोहित कुमार, सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज, हेड कांस्टेबल सोधी नारायण एंड हेड कांस्टेबल श्रवण कश्यप। ये 6 कीर्ति चक्र अवॉर्डीज हो गए। अब हम आते हैं पद्मा अवार्ड्स 2023। यहीं पे मैं बता दूं कि पद्मा अवार्ड्स आज हम मैं हर एक के लिए टेक्निक नहीं दूंगी, बिकॉज पद्मा अवार्ड्स को अलग से हम जरूर डील करेंगे, जहां मैं सारे आपको याद करवा दूंगी। आज के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिन पे एक बार एम्फेसिस दे दीजिए। ओके, सो पद्मा अवार्ड्स 2023 हुए अनाउंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको अनाउंस किया 74th रिपब्लिक डे की ईव पे। टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए? 106। काउंट इंपॉर्टेंट है, 106 पद्मा अवार्ड्स, जिनमें की 3 डुओ केसेस थे। डुओ केसेस में अवार्ड को 1 की तरह काउंट किया जाता है, यानी 2 लोग उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डुओ केसेस कितने रहे? 3 रहे। टोटल अवार्ड्स कितने थे? 106 थे। अब इसका भी बाइफर्केशन याद रखना है। कितने पद्म विभूषण? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, यही हिरार्की होती है। सबसे ऊपर पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, देन पद्मश्री। पद्म विभूषण थे 6, पद्म विभूषण 6, भूषण 9 और पद्मश्री 91। काउंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी देखिए, इन सभी 106 अवार्ड्स में से 19 विमेन को दिए गए। ओके, 2 ऐसे थे जो कि NRI, फॉरेनर्स, PIO, OCI कैटेगरीज, यानी कि वो लोग जो कि हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं या फॉरेनर्स ही हैं, उनको दिए गए। 7 पॉस्थ्यूमसली दिए गए, यानी मरणोपरांत दिए गए। सो ऑल दीज नंबर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। नाउ, पद्म विभूषण सारे नाम, फील्ड और उनके स्टेट आपको याद होने चाहिए, पूछा जाएगा। ओके, सो ये मैं अलग से आपको याद करवाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ एक बार नाम देख लो। श्री बालकृष्ण दोषी जी आर्किटेक्चर की फील्ड गुजरात से दिए गए। श्री जाकिर हुसैन जी तबला वादक जो हैं आर्ट की फील्ड से महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका। दिलीप महालानोबिस जी, महालानोबिस जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हैं, वेस्ट बंगाल। श्रीनिवास वर्धान साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये हमारी एक फॉरेनर वाला व्यक्ति। देन मुलायम सिंह यादव जी पॉस्थ्यूमसली मिला, पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश। ये 6 नाम आपको पद्म विभूषण के मुंह जबानी याद होने चाहिए, जो कि हम कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं पद्म भूषण की। अगेन मुंह जबानी याद होने चाहिए। दे शुड बी बाय हार्ट इनटू योर हेड, हार्ट इनटू योर हेड, व्हाटसोएवर, याद होने चाहिए कुल मिला के। सो इसमें भी श्री SL बैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वानी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति एंड कमलेश डी पटेल। ये सारे नेम्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, या मैं रखवाऊंगी रादर। ओके, अब पद्मश्री। पद्मश्री 91 है। क्या आपको सारे 91 याद होने चाहिए? नहीं, नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनमें से अगर जो भी कोई इंडिविजुअल न्यूज़ में आ जाएंगे या जो पॉपुलर फेसेस हैं या कहीं भी आपको न्यूज़ में दिख गए तो वो आपको पता होने चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखो, सारे 91 याद नहीं करने हैं। ओके, प्रोमिनेंट नेम्स कौन से हैं? स्टॉक ब्रोकर राकेश झुंझुनवाला, रसना के फाउंडर अरीज खाबट्टा और RRR म्यूजिक कंपोजर MM कीरावनी। आ गया इनका नाम यहाँ पे। गजल सिंगर्स अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन, उसके अलावा आनंद कुमार जो कि सुपर 30 से रिलेटेड है ना। तो ये कुछ प्रोमिनेंट नेम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब उसके अलावा एक और चीज़, ये भी पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है, एटिकोप्पा टॉयज़। ये हमने जब GI टैग्स पढ़े थे तो हमने ये डिस्कशन किया था कि एटिकोप्पा टॉयज़ हैं आंध्र प्रदेश के। एटिकोप्पा टॉयज़ के जो क्राफ्ट्समैन हैं यानी जो कारीगर हैं उनको भी सिलेक्ट किया गया है पद्म अवार्ड्स के लिए। ओके, एंड एटिकोप्पा टॉयज़ क्योंकि अब पद्मा अवार्ड्स में उनका सिलेक्शन आया तो अब ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से रिलेटेड है और बैंक्स ऑफ वाराह नदी में के किनारे एटिकोप्पा विलेज है, वहाँ पे खिलौने बनाए जाते हैं। और जिस लकड़ी से इनको बनाया जाता है उसको अंकुडू या राइटिया टिंक्टोरिया कहते हैं, और ये सॉफ्ट लकड़ी होती है और इसमें कोई एजेस नहीं होते इन खिलौनों के अंदर। और इसको 2017 के अंदर GI टैग मिला था आंध्र प्रदेश से एटिकोप्पा टॉयज़ को। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कुछ ब्रीफिंग है पद्मा अवार्ड्स के बारे में कि पद्मा अवार्ड्स 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे और हर साल दिए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं,
जैसे कि 78, 79, 93 से 97 नहीं दिए गए। 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्मश्री मतलब ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एक्सेप्शनल कैटेगरी आ जाएगी, ये हाई ऑर्डर वाली आ जाएगी, ये सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आ जाएगी। कुल मिला के तीनों याद रखिएगा सीक्वेंस। ठीक है जी। सो इसके साथ में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ओवर हो जाते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, पद्मा अवार्ड्स हम अलग से डील करेंगे, अभी के लिए मोटी मोटी बातें दिमाग में रखिएगा। एंड अब हम आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज ओबिचुअरीज या सैड डिमाइस। अब यहां से समझो क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको ये याद नहीं रखना कि किस किस की मृत्यु, इन लोगों के नाम याद रख लो, नो नो नो। आपसे पूछा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन की डेथ हुई, तो वो XYZ पर्सन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, उनके कोई अचीवमेंट हो, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ हो, उनकी पोजिशन से रिलेटेड कुछ हो, उनकी फील्ड से रिलेटेड कुछ हो। ओके, सो वील बी स्टडिंग इन दैट लाइट। कश्मीर फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी, अब ये ज्ञानपीठ नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, दिस इज ज्ञानपीठ, इट इज रिटन लाइक दैट। सो कश्मीर फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी प्रोफेसर रहमान रही पास्ड अवे। अब देखो, कश्मीर से पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये रहे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछा कैसे जा सकता है, प्रोफेसर रहमान रही जो हाल ही में न्यूज़ में रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो या पहले ज्ञानपीठ अवार्डी रहे कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से, या फिर कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ अवार्डी कौन थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, सो इनको इसी के साथ साथ साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला 1961 में। कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड कहलाता है, वोसिया रुए जरेन मंस, ये इनका वर्क था। 2007 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भी इनको मिला है ईयर 2000 के अंदर। एडिशनल फैक्ट, अब ये जो एडिशनल फैक्ट हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट हैं, जो आप देख सकते हो कि 2019 के अंदर जब अमिताभ घोष जी को ज्ञानपीठ मिला तो वो पहले इंग्लिश लैंग्वेज राइटर हो गए जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, उसके अलावा अगर हम रिसेंट मोस्ट ज्ञानपीठ अवार्डीज की बात करें तो 56th अवार्ड जो मिला था वो नीलमणि फुकन जूनियर जी को मिला था, असम से बिलोंग करते हैं और अब उनका निधन भी हो चुका है, वो हम आज न्यूज़ में पढ़ेंगे। और 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजो जी को मिला, कोंकणी नॉवलिस्ट हैं ये। एंड दिस इज इट। आगे चलिए। फॉर्मर पोप बेनेडिक्ट 16 पासेस अवे एट वेटिकन। फॉर्मर पोप रह चुके हैं बेनेडिक्ट 16, उनका निधन हो गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट पोप टू रिजाइन सिंस ग्रेगरी 12 इन 1415। 1415 में पहली बार किसी पोप ने रिजाइन किया था, उसके बाद फिर कोई रिजाइन करने वाले पोप बेनेडिक्ट 16 बने थे और इन्होंने कैथलिक चर्च को लीड किया था करीब 8 साल के आसपास तक 2013 में। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव पास्ड अवे, और शरद यादव आरजेडी लीडर रह चुके थे और इनके लिए फेमस है कि भाई 3 स्टेट्स से इन्होंने लोकसभा के अंदर ये मेंबर बने। 3 स्टेट्स जिनसे इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ, कई बार बिहार से, फिर मध्य प्रदेश से और एक बार उत्तर प्रदेश से भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिया था। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तेहमटन उदवादिया पास्ड अवे। कुछ महीनों पहले हमने इनकी किताब के बारे में बात की थी बिकॉज इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की थी मोर देन जस्ट सर्जरी, राइट। तब हमने डॉक्टर तेहमटन उदवादिया के बारे में बात की थी और अब वापस इनका नाम आया बिकॉज ही इज नो मोर नाउ। इनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें कि बिना चीर फाड़ के छोटे से कट से आप ऑपरेट करते हैं, दूरबीन से इलाज करना, अगर हम आम भाषा में बोले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो फर्स्ट सर्जन इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 1972, और इन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाले डेवलपिंग वर्ल्ड में ये पहले बन गए थे 1990s में। और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2017 के अंदर। उससे पहले इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इनकी किताब का नाम भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एब्डोमेन या टमी में या पेल्विस एरिया में विदाउट लार्ज इंसिजन्स हम लोग इलाज एंड ऑल करते हैं। हम लोग नहीं, सर्जन्स करते हैं। रिनोड एसमीज पोएट नीलमणि फुकन पास्ड अवे। सो नीलमणि फुकन जी का निधन हो गया और हमने देखा ही था ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला, 56th ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला। 22 के अंदर मिला, बट कौन से साल के लिए दिया गया? 2021, यानी पिछले साल के लिए इस साल दिया जाता है, राइट। सो 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। उससे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 81 में मिला था, इनकी पोइट्री कलेक्शन कविता के लिए। पद्मश्री मिल चुका है। दामोदर मौजो जी हैं जो अभी हमने देखा था, उनको 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है।
भरतनाट्यम डांसर एंड गुरु विजय लक्ष्मी विश्वनाथन, इनका निधन हो गया। विश्व लक्ष्मी विजयनाथन कौन से डांस फॉर्म से जुड़ी हुई थी, पूछा जा सकता है, सो ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ में एडिशनल फैक्ट है, ओके, ये लक्ष्मी विश्वनाथन जी के बारे में नहीं है, लेकिन क्योंकि आर्ट की बात हो रही है तो सुब्बुलक्ष्मी जी इंडियन कार्नाटिक सिंगर है, मदुरई तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं, और पहली फर्स्ट म्यूजिशियन एवर वो बनी थी जिनको कि भारत रत्न से 1998 में सम्मानित किया गया था। दिस इज एन एडिशनल फैक्ट नॉट रिलेटेड टू इट। ऑलराइट, एंड देन पद्मश्री अवॉर्डी प्रभाबेन सौभागचंद शाह पास्ड अवे। ये एक सोशल वर्कर थी दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव से, और इनको 2022 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्योंकि पद्मश्री में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको नहीं पढ़ने, पर उनमें से किसी के निधन हो गया, कोई वापस न्यूज़ में आ गया, किसी ने किताब लिख दी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो प्रभाबेन सौभागचंद शाह सोशल वर्कर 2022 में पद्मश्री इनको मिला, और दादरा नगर हवेली दमन दीव को बिलोंग करते हैं। नोटेड आर्किटेक्ट बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सो बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी जो कि न्यूज़ में हाल ही में रहे, जिनका निधन हुआ, कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो नोटेबल आर्किटेक्ट रहे। इनको 2022 में पद्म भूषण, उससे पहले प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जो कि बहुत प्रेस्टीजियस प्राइज है आर्किटेक्चर की दुनिया में, 2018 में मिला, पद्मश्री भी मिल चुका है। देन इन्होंने बहुत एमिनेंट बिल्डिंग्स बनाई हैं इंडिया में, जैसे कि IIM बेंगलोर, निफ्ट दिल्ली, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, ये सब इन्हीं के स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल्सो इन्होंने ले कॉर्बुसियर के अंडर में काम किया है, जिन्होंने चंडीगढ़ की प्लानिंग की है, राइट, सो ही हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। यहीं पे एक एडिशनल फैक्ट अगर आप देखें, क्योंकि प्रिट्जर प्राइज की हमने बात की है, तो फ्रांसिस कैरे बन जाते हैं फर्स्ट अफ्रीकन जिनको प्रिट्जर प्राइज दिया गया 2022 में, फर्स्ट अफ्रीकन जिनको यह अवार्ड मिला। ठीक है जी, सो इसी के साथ अब हम आ जाते हैं हमारे साइनिंग ऑफ क्वेश्चन पे। हो जाता है आज का सेशन ओवर। जाते जाते क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और सारे वीडियोस हम मंथली करंट अफेयर के संडे तक वाइंड अप कर लेंगे, डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट। और उसके बाद हम 6 मंथली करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे, और आपके वेल बिफोर एग्जामिनेशन मेरी कोशिश रहेगी फरवरी में मैं ख़त्म कर दूँ, नहीं तो इन एनी केस बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो ये क्वेश्चन है आपके लिए, which became the first state to implement mindless control policy, यानी कि दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है जी, सो ये है साइनिंग ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिएगा। आई रियली होप आज जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ भी आ गया होगा, जो हिंट्स दिए हैं उनसे आपको याद करने में भी मदद मिलेगी। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई डाउट है, डाउट या क्वेरी है, तो इट्स बेटर आप परचम क्लासेस 06@gmail.com पे लिख दीजिए। वहाँ फटाफट आपकी क्वेरी, स्पेशली अगर वो PDF रिलेटेड होती हैं, कोर्सेज सब्सक्रिप्शन रिलेटेड होती हैं, वहाँ आप डाल दीजिए। कोई फीडबैक है, वीडियो रिलेटेड कुछ बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन कर देंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।